तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र इंडियन ज्योग्राफी का क्लास नंबर 11 है, जिसके अंतर्गत आज भी हम लोग भारत का भौतिक प्रदेश यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि संपूर्ण भारत को टोटल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखे हैं कि उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में ये हम लोग पढ़ चुके थे। इसके अलावा सेकेंड इसका जो विभाजन है वो है आपका उत्तरी विशाल मैदान के रूप में, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड है आपका प्रायद्वीपीय भारत यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, इस वाले टॉपिक को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, यानी 3 तो हम लोग कंप्लीट हो चुका हम लोग का। इसके अलावा आज की क्लास में हम लोग थार मरुस्थल, तटीय मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह, ये जो 3 टॉपिक बच गए हैं, इनको आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो भारत को टोटल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें से 3 आपका हो गया है, 3 आज होगा, थार मरुस्थल, तटीय मैदानी प्रदेश और आपका द्वीप समूह। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आज हम लोग थार मरुस्थल यानी कि थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम लोग देखें थार जो मरुस्थल है, इसका निर्माण की बात की जाए, ये कहाँ पे निर्माण हुआ है, तो ये ये दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा इसका निर्माण हुआ, यानी कि साउथ वेस्ट ये विंड्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो थार मरुस्थल जो हम लोग जानते हैं कि अगर भारत की लोकेशन की बात करें तो इस वाले क्षेत्र में आपका भारत के उत्तर पश्चिम वाले भाग में थार मरुस्थल देखने को मिलता है। इसके अलावा इस मरुस्थल का निर्माण कैसे हुआ है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आपका साउथ वेस्ट विंड्स के द्वारा हुआ है, यानी कि दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा हुआ है इसका निर्माण। आगे देखिएगा, ये जो थार मरुस्थल है इसका निर्माण कब हुआ है, यानी कि इसका टाइम पीरियड कब है, तो देखिए तो वो है आपका होलोसीन काल। तो होलोसीन जो टाइम पीरियड है, इसी काल में आपका थार मरुस्थल का निर्माण हुआ है। आगे इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल, ये है एक्सटेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो आपका सहारा मरुस्थल है, उसी का ही जो है वो पूर्वी एक्सटेंशन है, विस्तार है थार मरुस्थल। और ये भारत के मतलब कि उत्तर पश्चिम इलाकों में ये फैला हुआ है भारत के, ठीक है, यहाँ पे। और ये है एक्सटेंशन ऑफ सहारा डेजर्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो सहारा का जो मरुस्थल है, उसी का ये एक्सटेंशन है। आगे देखिए, अवशेष की बात करें तो इसका अवशेष है जैसे कि 33 सागर, ठीक है। अगर हम लोग देखें ये कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, तो ये आपका इंडिया में भी है और आपका पाकिस्तान में भी है। इंडिया के कौन कौन से राज्यों में है, तो आपका राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ये आपका थार का मरुस्थल फैला हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इन सभी में नहीं आता है, और ये भारत और पाकिस्तान दोनों के क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। इसके बाद देखिए, अरावली इसके पूर्व की ओर विस्तार को रोकती है। कहने का अर्थ है, ये मान लीजिए ऐसा पूरा ये थार मरुस्थल है, यहाँ पे एक आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, इस वाले भाग में देखिएगा तो पूरा यहाँ पे थार का मरुस्थल फैला हुआ है। अरावली इसके जस्ट पूर्व में है, तो ये इसके पूर्व के विस्तार को रोकती है। अगर थार ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पे नहीं होती, तो ये इसका जो विस्तार है और आगे की ओर बढ़ जाता। हम लोग ये भी जानते हैं कि ये वाला क्षेत्र आपका जो है वो डेजर्ट बनने के पीछे एक कारण ये भी है कि यहाँ पर जो है अरावली पहाड़ जो है, इसके कारण से यहाँ पे रेन शैडो एरिया बनता है, यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। तो एक ये भी रीजन बनता है आपका, ठीक है ना। तो थार मरुस्थल के जस्ट पूर्व में ही आपका अरावली पर्वत श्रृंखला फैला हुआ है। आगे देखिए, ये वर्ल्ड का मैप बनाया गया है, ये देखते होंगे, ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये है आपका दक्षिण महाद्वीप मतलब दक्षिण एशिया महाद्वीप। तो देखिएगा यहाँ पे भारत है, और भारत में ही यहाँ पे ये वाला दिखाया गया आपका अरावली माउंटेन है, यानी कि अरावली की पहाड़ियाँ हैं। ऊपर में देखिएगा तो ये आपका पूरा ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, ये हम लोग जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ये ग्रेट बेल्ट बतलाया जा रहा है, कहने का अर्थ यहाँ पे ऐसा मान लीजिए ये पामीर का गांठ है या पामीर का ग्रंथि है या पामीर पठार भी बोलते हैं इसको, सब चलता है, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि यहाँ से जो है 2 ठो नदियाँ निकलती है, और वो अगर नदियों की बात करें हम लोग, नदियाँ नहीं है मतलब कि 2 ठो यहाँ से पर्वत श्रृंखला यहाँ से निकल रही है, ठीक है ना। वो पर्वत श्रृंखला कौन है, एक बार उसको देख लेते हैं हम लोग। एक देखिएगा यहाँ से आपका जो है वो कुल्लून पर्वत श्रृंखला यहाँ से निकल रही है,
जबकि यहाँ से एक जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला निकल रही है। यहाँ पे सुलेमान है, फिर उसके नीचे कीर्थर है, ऐसा है। तो पामीर का पठार से ही आपका कुनलुन पर्वत श्रृंखला और इधर और आपका हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला निकलती है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, थार का ये जो मरुस्थल है ये आपका इंडिया में भी और आपका ये पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। इंडिया में इसको थार का मरुस्थल कहा जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए ये है आपका पूरा अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में देखिएगा तो ऊपर वाले भाग में पूरा जो है सहारा मरुस्थल, थार डेजर्ट जो है वो फैला हुआ है, मतलब थार नहीं मतलब सहारा डेजर्ट जो है वो फैला हुआ है। बीच में यहाँ पे देखिएगा अफ्रीका में भी जो सहारा मरुस्थल है, इसके दक्षिण विस्तार को कौन रोक रहा है, तो ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका। यहाँ बीच में क्या है, तो ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका है, ये इसके सहारा डेजर्ट के दक्षिणी विस्तार को रोकता है। तो यानी कि ये उत्तर वाले भाग में ही है। यहाँ से जो पवन विंड वगैरह आती है, ठीक है ना, तो ये दक्षिण हो गया, नीचे की ओर दक्षिण है और इधर की ओर पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम से आने वाली पवनों के द्वारा यहाँ पे जो है आपका थार मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। ये है किसके द्वारा हो रहा है, ये आपका ये थार मरुस्थल का ये भाग मतलब था, ये सहारा मरुस्थल का ही ये विस्तार है एक तरह से देखा जाए तो। वहाँ से आने वाली पवनों के द्वारा ही यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है ना। और ये सभी भी हम लोग जानते हैं। बाकी बात इधर जितना भी इलाका है सभी आपको मरुस्थल वाला ही है। जैसे कि आप आबू धाबी की बात कीजिए, है ना, संयुक्त अरब अमीरात की, ईरान की, इराक की, इजराइल की, फ़िलिस्तीन की, इन सभी की बात कीजिएगा तो ये सभी आपका डेजर्ट वाला ही इलाका है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तो आपका भारत भी इन सभी में शामिल हो जाता है। भारत का भी दक्षिण पश्चिम वाला ही ये उत्तर पश्चिम वाला इलाका जो है वहाँ पे सहारा मरुस्थल देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, ये जो आपका ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका है ये सहारा के दक्षिणी विस्तार को रोकता है, हम लोग अभी जाने। और यहाँ पे जो है इसको बोला जाता है आपका सुबेल रीजन। सुबेल रीजन कहा जाता है, यानी कि वह संक्रमण क्षेत्र जहाँ पे ऊपर की ओर मरुस्थल जबकि नीचे की ओर जो है वो घास का मैदान मिलता है। तो यहाँ पे जो है वो इसको सुबेल रीजन भी कहा जाता है। सुबेल रीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऊपर की ओर क्या मिलता है, तो डेजर्ट मिलता है, जबकि नीचे की ओर घास का मैदान मिलता है, तो इसलिए इसको सुबेल क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि यही डिवाइड करता है एरिड और सम एरिड डिजर्ट में। एरिड क्या होता है देखिए, 25 सेंटीमीटर से जो है वो 25 सेंटीमीटर समवर्षा, यानी कि जहाँ पे क्षेत्र में किसी क्षेत्र में अगर आपका 25 सेंटीमीटर की वर्षा हो, मात्र 25 सेंटीमीटर, तो वो आपका एरिड डिजर्ट में बन जाता है। और 25 से ज़्यादा हो रहा तो आपका फिर सेमी एरिड वो डिजर्ट में बनता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा आप। तो ये हम लोग सहारा मरुस्थल के बारे में 2-4 को जो इम्पोर्टेंट बात था वो हम लोग अभी तक यहाँ तक देखे। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो भारत में देखते हैं, मान लीजिए पूरा ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, और अरावली पर्वत श्रृंखला मतलब सॉरी ये ये पूरा राजस्थान है, ये पूरा राजस्थान है। राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला अरावली, अरावली दोनों को एक इधर पूर्वी राजस्थान एक पश्चिमी राजस्थान में इसको विभाजित करती है। फिर ये जो आपका पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में पूरा आपका जो है वो थार का मरुस्थल देखने को मिलता है, जबकि पूर्वी राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। हम लोग हमेशा राजस्थान के बारे में बात करते हैं ना कि राजस्थान तो पूरा सूखा है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान वहाँ पे है, वहाँ पे आपको पानी की सुविधा नहीं, ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं, बहुत तरह का बातें हम लोग करते हैं। लेकिन ये राजस्थान का पूर्वी भाग पूरा हरा भरा है, हरियाली वाला है, जबकि उसका पश्चिमी भाग जो है वो आपका हरियाली वहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। ये पूर्वी भाग देखिएगा तो ये आपका एरिड क्षेत्र है, जबकि अगर पश्चिमी भाग का बात कीजिएगा तो ये आपका अर्ध शुष्क है, यानी कि सम एरिड ये क्षेत्र मिलता है। यहाँ पे सम एरिड डेजर्ट यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल देखने को मिलता है। यहाँ तक तो हम लोग इसको देखे ही थे। आगे देखिए यहाँ पे देखिएगा तो ऊपर में एक नदी फ्लो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं घग्गर नदी, ये घग्गर नदी फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो अरावली से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं लूनी नदी, ये भी निकल रही है अरावली से ही, ठीक है ना। ऊपर की ओर घग्गर नदी है, नीचे की ओर लूनी नदी है। और ये जो पूरा पर्वत श्रृंखला है ये क्या है, तो ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसको याद रखेंगे, ये पूरा आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये आपका पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। आगे देखिए ये जो आपका पश्चिमी भाग है यहीं पे एक आपका राष्ट्रीय ये मरुधान भी है यहाँ पे है, और इस राष्ट्रीय मरुधान में गोड़ावन पक्षी
जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। क्या मिलता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको गौड़ावन पक्षी भी कहते हैं। वो राष्ट्रीय मरुस्थल का ही भाग है, ठीक है ना। और यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। आगे देखिए, इस वाले भाग में देखिएगा तो इस वाले भाग में जो है पूरा आपका ये वाला भाग, ये आपका शुष्क मरुस्थल है, यहाँ की मतलब कि एरिड डेजर्ट है। जबकि ये वाला जो भाग है पूरा, ये बनता है आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कि सेमी एरिड डेजर्ट, ठीक है ना। और जो आपका शुष्क मरुस्थल है यानी कि इस वाले भाग को यहाँ पे ज़्यादा आपका ये है मरुस्थलीय डेजर्ट, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में है। यहाँ पे नमी बहुत ना के बराबर है, यहाँ पे थोड़ा बहुत तो इस वाले भाग में तो नमी है भी। इसको बोलते हैं महान भारतीय मरुस्थल। क्या बोलते हैं? महान भारतीय मरुस्थल, ठीक है ना। महाराष्ट्रीय मरुस्थल इसको कहते हैं। ये शुष्क इलाका है, इसलिए शुष्क जो मरुस्थल है इस कारण से। और इसके बगल वाले अगर इसके बात कीजिएगा तो ये आपका अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कि सेमी एरिड है। ऊपर में आपका घग्गर नदी फ्लो हो रहा है, नीचे में आपका अरावली से ही लूनी नदी निकल रही है। ये पूरा आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। इधर ये पूर्वी राजस्थान, ये पश्चिमी राजस्थान में डिवाइड करती है। और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसे देखिएगा तो इसको बोलते हैं पूरा एरिड क्षेत्र, एरिड डिजर्ट, और इस वाले भाग को बोलते हैं हम लोग सम एरिड डिजर्ट, है ना। ऊपर में यहाँ पे घग्गर नदी, यहाँ पे आपका लूनी नदी निकल रही है, और बीच में आपका ये कौन है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, और इधर आपका पूर्वी राजस्थान है। यहाँ तक तो हम लोग जानते हैं। यहाँ तक तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका पश्चिमी राजस्थान में बताए थे कि जो आपका एरिड डेजर्ट है, उसी एरिड डेजर्ट में एक आपका जो है वो राष्ट्रीय मृग उद्यान है, जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गौरावन पक्षी ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। गौरावन पक्षी या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे बात कीजिएगा इस वाले रीजन में, तो इस वाले रीजन में, संपूर्ण रीजन में जो है आपका वर्षा जो होती है कितनी होती है? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा होती है। 50 सेंटीमीटर मात्र वर्षा होता है, इतना कम 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। थार मरुस्थल के बारे में और भी कुछ पॉइंट देख लीजिए कि थार मरुस्थल जो है वो अरावली पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम में स्थित है। देखिए ये देख लीजिए, पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला है, इधर की ओर पूरा ये थार मरुस्थल फैला हुआ है। ऐसा लोकेशन याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अनुदैर्य, टीले व बरखान मिलते हैं। जो आपका थार का जो मरुस्थल है ना, यहाँ पे बहुत सारा टीला वगैरह देखने को मिलता है। अनुदैर्य मिलता है, बरखान मिलता है। बरखान क्या होता है वो देख लीजिए। पवनों की दिशा देख लीजिए, ये पवन इधर से आ रही है, पवनों की दिशा है ये। यहाँ पे आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बनता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप इसको बोलते हैं टैटिट्यूडनल सैंड ड्यून्स बोलते हैं, जो कि ऐसा लॉन्गिट्यूडनल बनता है। ऐसा बन गया ना तो इसको बोलते हैं टैटिट्यूडनल यानी कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और जो ऐसे ऐसे बनता है लिटा हुआ उसको बोलते हैं अनुदैर्य रेतीला स्तूप यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। तो ये पवनों के द्वारा ही बनता है। एक आपका खड़ा ऐसे बन जाएगा और एक आपका ऐसे लेटा हुआ बन जाएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा तिरछा घुमा फिरा दीजिएगा, थोड़ा आकृति कर दीजिएगा, कलाकृति कर दीजिएगा। तो पवनों की दिशा के कारण पवनों से ही आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण होता है, यानी कि टैटिट्यूडनल सैंड ड्यून्स का ही। और पवनों से ही आपका जो है वो उसके प्रवाह से ही आपका अनुदैर्य रेतीला स्तूप यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स का भी निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो थार मरुस्थल के बारे में हम लोग यहाँ पे देखें। इसके अलावा देखिएगा तो थार मरुस्थल में आपका बरखान भी देखने को मिलता है। और बरखान जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और ये आपका अर्धचंद्राकार होता है। इसको बोलते हैं हम लोग बरखान। क्या बोलते हैं? तो बरखान कहते हैं। इसके अलावा देखिएगा इसी बरखान के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि ये मान लीजिए ऐसा है बरखान, ये आपका उत्तल दर्पण के जैसा है ना। ये जो है आपका उत्तल दर्पण के जैसा है और ये आपका अवतल दर्पण के जैसा है। उत्तल दर्पण देखते हैं ना, उत्तल दर्पण का जो है ये उभरा होना चाहिए और ये अंदर की ओर ऐसा धंसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं अवतल यानी कि कॉनकेव। और जो बाहर की ओर ऐसे निकला हो उसको बोलते हैं उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। देखिए जो अंदर की ओर ऐसे धंसा हो ये ऐसा,
इसको बोल देंगे अवतल दर्पण। क्या बोल देंगे? अवतल दर्पण। इसके अलावा देखिएगा ये बाहर की ओर ऐसे उठा हो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स। तो थार मरुस्थल में ही आपका अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलता है। बरखान मिलता है जो कि आपका अर्धचंद्राकार होता है, ठीक है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। ये देख लीजिए, अगर हम लोग ऐसा देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अंदर की ओर है, ये जो अंदर की ओर है इसको हम बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव यानी कि आपका अवतल। और ये बाहर की ओर जो है इसको बोलते हैं उत्तल, ठीक है। बस यहाँ तक याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए तेथिस सागर का अवशेष है थार मरुस्थल। हम लोग जानते हैं कि थार मरुस्थल जो है वो आपका तेथिस सागर का अवशेष है और ये आपका विस्तार है किसका? तो सहारा मरुस्थल का। आगे देखिए इसका प्रमाण जो है वो जैसलमेर में देखने को मिलता है और जैसलमेर जो है वहाँ पे आपका ये राजस्थान का एक ज़िला है जैसलमेर, और जैसलमेर में एक गांव है जिसका नाम है आकड़ गांव। और आकड़ गांव में जो है वो आपका राष्ट्रीय मरुद्यान आता है। क्या आता है? राष्ट्रीय मरुद्यान आता है। और ये जो है ओवसिस यानी कि चारों तरफ रेत और रेत यानी कि रेत हो गया, बालू हो गया, इन्हीं के बीच में ये हरा भरा क्षेत्र है, तो उसको बोलते हैं राष्ट्रीय मरुद्यान यानी कि ओवसिस। तो देखिए अगर जैसलमेर की बात कीजिएगा तो जैसलमेर जो है पूरा आपका चारों तरफ जो है वो रेत से भरा हुआ है, लेकिन बीच में एक आपका हरा भरा क्षेत्र है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग ओवासिस। और यहीं पे जो है वो आपका राष्ट्रीय मरुद्यान है जहाँ पे आपका गोरावन पक्षी यानी कि इंडियन ग्रेट बस्टर्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो बताया गया है कि तेथिस सागर का ये अवशेष है थार मरुस्थल। और तेथिस सागर हम जानते हैं कि वह दलदली क्षेत्र होता है, सिंक्लाइन एरिया है, भूसनत्ती वाला क्षेत्र है। तो इसका एग्जांपल हम लोग कैसे देख रहे हैं कि एक आपका राजस्थान में एक ज़िला है जैसलमेर। तो अगर राजस्थान की बात कीजिए तो राजस्थान क्या, जैसलमेर भी जो है वो पूरा, और राजस्थान पूरा आपका बालू से, रेत से, इन सभी से भरा हुआ है, पूरा डेजर्ट वाला इलाका है, मरुस्थल वाला इलाका है। लेकिन इसी के बीच में ही जैसलमेर ज़िला में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है आपका आकल गाँव। और उस आकल गाँव में जो है वो आपका राष्ट्रीय मरुद्यान देखने को मिलता है जो कि चारों तरफ से रेत के बीच में हरा भरा क्षेत्र है, उसको बोलते हैं ओएसिस, है ना। और ये जो आपका राष्ट्रीय मरुद्यान है यहाँ से काष्ठ जीवाश्म मिलते हैं यानी कि वुड फॉसिल। काष्ठ मतलब लकड़ी के जो है वो जीवाश्म मिलते हैं। और ये जो जीवाश्म है ये आपका 18 करोड़ वर्ष पुराना है, ठीक है ना। कितना? तो 18 करोड़ वर्ष पुराना है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पे फिजिकल वेदरिंग की बात की जा रही है। देखिए वेदरिंग का अर्थ होता है अपक्षय और इरोजनिंग का अर्थ होता है अपर्दन। तो अपर्दन यानी कि इरोजन होना और वेदरिंग यानी कि अपक्षय होना, ठीक है। तो ये जो है भौतिक अपक्षय यानी कि फिजिकल वेदरिंग, इसके कारण से हम लोग देखते हैं इसका निर्माण होता है। अगर हम लोग रॉक की बात करें तो इसका, अगर हम चट्टानों की बात करें तो दिन में जो है वो इसका एक्सटेंशन होता है यानी कि इसका विस्तार होता है, जबकि रात में इसका कंप्रेशन होता है यानी कि सिकुड़ता है। हम लोग बात करते हैं कि जब गर्मी का टाइम आता है तो वायु जो है वो दूर दूर फैल जाता है, वायु का विस्तार होता है, और जब ठंडा का टाइम आता है तो वायु का संक्रमण होता है यानी कि आपस में सब सटता है। ठीक इसी तरह चट्टान भी जो है वो उसका भी भौतिक अपक्षय होता है यानी कि फिजिकल वेदरिंग होता है। अपक्षय यानी कि वेदरिंग, इसमें चट्टान जो है वो दिन में एक्सटेंशन जबकि रात में कंप्रेशन होते हैं, ठीक ना। इसके अलावा हम लोग इरोजनिंग यानी कि अपर्दन प्रक्रिया को भी देखते हैं। इरोजन होते हैं यानी कि बह जाते हैं, और निक्षेपण यानी डिपोजिशन। तो अपक्षय यानी कि वेदरिंग, अपर्दन यानी कि इरोजन या इरोजनिंग, और डिपोजिशन आपका निक्षेपण होता है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। अगर जब हम लोग रॉक जब एक्सटेंशन होगा दिन में तो वो बिखर कर टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? बिखर कर टूट जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए मरुद्यान के बारे में हम लोग बात किए थे अभी कि रेगिस्तान के हरे भरे बगीचे ये होती है, और इस यहाँ पे ना नदियाँ जो होती है वो अल्पकालिक होती है,
ठीक है ना। रेगिस्तान में जो भी नदियाँ होती है वो अल्पकालिक होती है, ठीक है। तो मरुद्यान क्या है कि रेगिस्तान में पूरा पूरा रेगिस्तान है चारों तरफ, और बीच में आपका हरा भरा क्षेत्र है, उसको बोलते हैं मरुद्यान, है ना। और एक मरुद्यान हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय मरुद्यान है, जो कि आपका जैसलमेर के आकल गांव में देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम लोग ये कैसे होता है। वो तो हम लोग जान गए हैं कि आपका फिजिकल वेदरिंग यानी कि भौतिक अपक्षय होता है। तो अपक्षय से क्या होता है कि दिन में आपका एक्सटेंशन होता है, विस्तार होता है, और रात में आपका कंप्रेशन होता है। तो ये प्रक्रिया जब बार बार होगा, एक्सटेंशन कंप्रेशन, तो इससे क्या होगा, जो चट्टान है, जो रॉक है, वो बिखर कर टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या था हम लोग जानते हैं। इसके बाद आप बहुत बहुत ज़्यादा ना ये सुनते होंगे छत्रक शिला यानी कि मशरूम रॉक क्या होता है। तो देखिए, मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो जाता है, यानी कि इरोजिंग ऑफ सॉफ्ट रॉक। जो मुलायम चट्टान होते हैं इसका क्या हो जाता है, तो इनका अपर्दन हो जाता है। अपर्दन यानी कि इरोजन हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है इरोजनिंग ऑफ सॉफ्ट रॉक यानी कि मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो जाता है। देखते होंगे ऊपर में ये ऐसा है, और नीचे में ये थोड़ा सा ऐसे करके पतला है ऐसा। तो ये मशरूम के जैसा ऊपर में ऐसा फैल जाता है। ये क्या रहता है, मुलायम चट्टानों का क्या हो जाता है, ये आपका अपर्दन हो जाता है, मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो जाता है। और ये आपका क्या कहलाता है, तो आपका मशरूम रॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? मशरूम। क्योंकि मशरूम भी दिखते हैं ना, कुछ ऐसा ही होता है, मशरूम ऐसे ही होता है ना भाई, तो इसलिए मुलायम चट्टानों का अपर्दन हो जाएगा, तो उसी से आपका मशरूम रॉक का निर्माण होता है। आगे देखिए, लो रेनफॉल यानी कि कम वर्षा एंड हाई एवोपोरेशन। यहाँ पे वाष्पीकरण की दर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे वर्षा की जो दर है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो लो रेनफॉल एंड हाई एवोपोरेशन के कारण हमेशा यहाँ पे जल की कमी जो है वो पाई जाती है। तो जो आपका थार जो मरुस्थल है, जो रेगिस्तान है, यहाँ पे एक तो भैया वर्षा कम हो रही है, प्रिसिपिटेशन जो हो रहा है कम हो रहा है, तो रेनफॉल जो बहुत कम है यानी कि लो है, और यहाँ पे वाष्पीकरण की जो दर है वो आपका बहुत ज़्यादा, एवोपोरेशन जो है वो हाई है, ठीक है ना। आगे देखिए, आप एक नाम सुनते होंगे प्लाया। तो प्लाया क्या होता है वो देख लीजिए आप। तो प्लाया जो है वो एक अस्थायी झील होता है, यानी कि परमानेंट लेक नहीं होता है, अस्थायी झील होता है। प्लाया को ही स्लाइन लेक कहा जाता है। ये लवणीय है बिकॉज शुद्ध वाटर जो है वो वाष्पीकृत हो गया। आगे देखिए, झील भी हम लोग बात करते हैं झील की, तो झील आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका मीठे पानी का झील, एक होता है खारे पानी का झील। देखिए, मीठे पानी का झील क्या होता है वो देख लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि लवण की मात्रा यानी कि जो है वो अधिक होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं खारे पानी की झील। मीठे पानी की झील कहाँ पे बोलते हैं, देखिए जहाँ पे वाष्पीकरण, देखिए रेनफॉल भी हो रहा है, आपका वाष्पीकरण भी हो रहा है, दोनों ठीक ठाक हो रहा है, तो उस क्षेत्र में आपको मीठे पानी का झील देखने को मिलेगा। लेकिन रेनफॉल कम हो रहा है और वाष्पीकरण की दर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पे आपका खारे पानी का झील मिलेगा, क्योंकि जो है वो आपका जो शुद्ध वाटर है जो है वो आपका वाष्पीकृत हो जाता है। तो ऐसे में जो है आपका लवणीय वाटर, यहाँ पे लवणीय जो पानी वो बच जाएगा, और इसलिए वो खारे पानी का झील बन जाएगा, ठीक है ना। तो पलाया को हम लोग बोलते हैं स्लाइन लेक, और वो होता है अस्थायी झील होता है, और ये पूरी तरीके से लवणीय होता है, क्योंकि जो शुद्ध वाटर है वो आपका वाष्पीकृत यानी कि एवोपरेट होकर उड़ जाता है। पलाया जो है लेक, इसी के आसपास में कृषि कार्य किया जाता है, जिसे खड़ीन कृषि कहा जाता है। तो अगर एक सवाल पूछा जाए कि खड़ीन कृषि क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पलाया के आसपास में ही जो भी कृषि कार्य किया जाता है उसे ही हम लोग खड़ीन कृषि कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, पालीवाल ब्राह्मण द्वारा दिया गया था। ये जो खड़ीन जो नाम है ये आपका पालीवाल ब्राह्मण के द्वारा दिया गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको हटा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो पलाया क्या होता है, स्लाइन लेक, ये आपको पता चल गया। मशरूम रॉक क्या होता है, ये आपका मुलायम चट्टानों का जब अपर्दन हो जाता है, तो देखिएगा ये मान के कोई ऐसा चट्टान है, ठीक है ना, मान लीजिए ऐसा कोई चट्टान है, ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा ये चट्टान था, ठीक है, इतना बड़ा चट्टान था। बाद में क्या हो गया कि इधर से पवन चल रही है, ठीक है, इधर से भी पवन आ रही है, तो बार बार इसको इरोजन करेगी, तो मुलायम चट्टान जो है वो ऐसे ऐसे टूट के गिर जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर में ऐसा रह जाएगा, बाकी ये पतला हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुलायम चट्टान जो है टूट जाएगा, तो इस वाले भाग में क्या हो जाएगा आपका, ऐसा हो जाएगा, ये चट्टान ऐसा बचेगा, फिर ऊपर में आपका ज़्यादा बचेगा, पूरा ऐसा फैला हुआ रहेगा,
ठीक है ना। ये पूरा ऐसा रहेगा फैला हुआ, और जबकि नीचे में जो है वो आपका ऐसे बिखर जाएगा, टूट जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुलायम चट्टानों क्या हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा। तो बस यहाँ तक ही आपको पढ़ना था। तो थार मरुस्थल में हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। अगर आप देखिएगा तो थार मरुस्थल की बात कीजिएगा तो राजस्थान की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो आपका पूरा हो गया क्या, तो ये आपका हो गया अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है ना। ये आपका पूर्वी राजस्थान, ये आपका पश्चिमी राजस्थान है। अगर थार मरुस्थल की बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 3 जगह 3 ठो प्लेस है, आपका मेन याद रखना है, पहाड़ी के नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। ये वाला है, ये पूरा आपका थार मरुस्थल ही यहाँ पे फैला हुआ है। पूर्वी भाग में थार मरुस्थल नहीं है, बल्कि पश्चिमी भाग में केवल है। यहाँ पे एक मरुस्थल है, ठीक है ना, मतलब सॉरी, यहाँ पे एक आपका पहाड़ी है जिसको बोलते हैं चिड़िया टुक की पहाड़ी, जो कि जोधपुर में है। तो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये तीनों के बारे में बताया जा रहा है अभी। तो यहाँ पे आपका जोधपुर आता है क्षेत्र, और जोधपुर में जो है वो चिड़िया टुक की पहाड़ी है। इसके अलावा ये यहाँ पे आपका बाड़मेर है, और बाड़मेर में जो है वो आपका 56 की पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका जैसलमेर है, और जैसलमेर में आपका जो है त्रिकुट पहाड़ी है। क्या है, त्रिकुट पहाड़ी है। और जैसलमेर में ही आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान भी है ना, ये भी आपको बताया गया था। नीचे में, ऊपर में आपका जो है घग्गर नदी फ्लो हो रही है, नीचे में जो है आपका लूनी नदी फ्लो हो रही है, ठीक है। इस वाले क्षेत्र में जो है आपका मतलब जो बोलते हैं इसको शुष्क मरुस्थल है, यानी कि एरिड डेजर्ट है। जबकि इस वाले भाग में जो है वो आपका क्या है, तो इस वाले भाग में आपका सेमी एरिड है, यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल है, मिलता है। और इस वाले भाग में पूरा, इस वाले भाग में आपका एरिड डेजर्ट यानी कि शुष्क मरुस्थल मिलता है। और इसी को ही बोलते हैं हम लोग भारतीय महान मरुस्थल भी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो थार मरुस्थल जिसमें है, हम लोग जानते हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पे तीनों में एक एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी का नाम केवल एक आइडिया रखिएगा आप यहाँ तक, ठीक है ना। तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो थार का मरुस्थल पूरे राजस्थान में फैला हुआ नहीं है, बल्कि केवल राजस्थान के पश्चिमी भागों में ही फैला हुआ है। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग जो है वो थार मरुस्थल के बारे में आज हम लोग पढ़ लिए हैं। थार मरुस्थल के बारे में इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना था। अब इससे हम लोग संबंधित जो भी MCQ होगा उनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे एक बार, तो ये वाला भी टॉपिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, थार मरुस्थल से। अब देखिए, अभी आपको बताया गया था कि जो भारत का जो भौतिक प्रदेश है इसको टोटल 6 भागों में विभाजित किया गया है। और इन 6 भागों में सबसे पहले हम लोग उत्तर एवं उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश है इसके बारे में पढ़े। सेकंड हम लोग उत्तरी विशाल मैदान के बारे में पढ़े। थर्ड हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़े। चौथा जो है वो थार मरुस्थल के बारे में पढ़े। पाँचवा हम लोग अब जो है वो तटीय मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। और ये जब आपका कोस्टल प्लेन कंप्लीट हो जाएगा तब इसके बाद हम लोग द्वीप समूह यानी कि आइसलैंड के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक ना। तो अगर ये हम लोग भारत का मैप लें तो इस भारत के मैप में हम लोग जानें कि यहाँ पे जो है वो आपका क्या है, तो ये जो है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला यहाँ पे फैला हुआ है। अगर इस वाले रीजन की बात करें तो ये जो है आपका उत्तरी विशाल मैदान है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। इसके अलावा अगर थर्ड हम लोग देखें तो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ पे ये पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये वाला क्षेत्र, इस वाला क्षेत्र में आपका थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इसके अलावा इस क्षेत्र में देखिए हम लोग तो आपका जो है तटीय मैदानी प्रदेश है, और यहाँ पे आपका द्वीप समूह है। तो यही जो है आपका भारत का टोटल जो है वो भौतिक विभाजन किया गया है। और इसी के बारे में हम लोग NCERT में जो छोटा छोटा पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लोग देख रहे हैं। तब हम लोग जो है वो तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं। अगर तटीय मैदान की बात करें तो हम लोग अभी तक जो है पीछे क्लास में पढ़े थे कि भारत का जो है स्थलीय भूमि कितना है, स्थलीय क्षेत्र कितना है, तो वो है आपका 15,200। तो 15,200 किलोमीटर जो है वो भारत का स्थलीय सीमा क्षेत्र आता है, 15,200। ये NCERT में है। जबकि 15,106 जो है वो आपका होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में है, और NCERT में 15,200 है स्थलीय सीमा। इसके अलावा अगर हम लोग तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा आपका 2 ठो आता है। एक आपका मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो कि आपका 6100 किलोमीटर है, और एक आता है आपका द्वीपीय तटीय सीमा जो कि 2094 है। तो अगर मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें मुख्य भूमि की तटीय सीमा, तो ये है आपका 6100। और इसके अलावा अगर हम लोग ये द्वीप समूह यहाँ पे 2 ठो है ना, तो इन दोनों द्वीप समूह का जो है तटीय सीमा इसको अगर मापे तो ये है आपका 2094, ठीक है।
और अगर हम लोग सबका अगर देखें टोटल ओवरऑल देखें, अगर द्वीप भारत की सीमाएं अगर तटीय सीमा देखें तो आपका है 7,516। तो 7,516 ये आपका किलोमीटर, इतना किलोमीटर है तटीय सीमा, जबकि 15,200 किलोमीटर जो है स्थलीय सीमा NCERT के अनुसार। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो ये देखते हैं कि भारत का जो है वो तटीय मैदान इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे ऊपर वाला जो ये वाला भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं कच्छ का जो है रण। क्या कहते हैं, तो कच्छ का रण। ऊपर में आ जाए आप, सबसे ऊपर में आ गया पहले आपको रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ का रण। इस कच्छ का रण, इसके नीचे में देखिएगा तो इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक को हम लोग काठियावाड़ प्लेन, नहीं सॉरी काठियावाड़ तटीय मैदान क्या कहते हैं, तो काठियावाड़ तटीय मैदान है। उसके नीचे का जो क्षेत्र दिखिएगा हल्का सा, तो वो है आपका दमन, यहाँ पे है दमन। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका गोवा है। ठीक है, ये क्या है, गोवा है। उसके नीचे में देखिएगा तो यहाँ पे न्यू मैंगलोर है, एक प्लेस है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका कन्याकुमारी है। क्या है, तो कन्याकुमारी है। ठीक है ना, उसके इधर इस साइड में देखिए तो यहाँ पे आपका उत्तरी सरकार देखने को मिलता है। क्या है, तो उत्तरी सरकार है। तो देखिए ऊपर में आपका कच्छ का रण है, जैसे ऐसे करके देखिए यहाँ पे पूरा ये आपका कच्छ का रण यहाँ पे है। यहाँ पे काठियावाड़ मैदानी तटीय मैदान है। यहाँ पे आपका क्या है, तो दमन है। इसके नीचे की बात कीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे जो है वो आपका गोवा है। तो यहाँ से यहाँ की बात की जा रही है, दमन से लेकर जो आपका गोवा वाला क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका कोंकण तटीय क्षेत्र। ठीक है ना, क्या मिलता है, तो कोंकण तटीय क्षेत्र मिलता है। इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। सबसे ऊपर में आएगा आपका कच्छ का रण, उसके नीचे आएगा थोड़ा आपका काठियावाड़ तटीय प्रदेश, उसके नीचे है आपका दमन वाला क्षेत्र। दमन से लेके यहाँ बीच में गोवा है। इन दोनों के बीच में जो है वो आपका कोंकण तटीय मैदान है। तो कोंकण तटीय मैदान ऊपर में दमन से लेकर नीचे में गोवा तक फैला हुआ है। उसके बाद गोवा से लेकर जो आपका न्यू मंगलोर वाला क्षेत्र है, तो गोवा से न्यू मैंगलोर वाले क्षेत्र को हम लोग कन्नड़ जो है वो तटीय मैदान कहते हैं। उसके बाद न्यू मैंगलोर से लेकर जो आपका कन्याकुमारी तक जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलते हैं मालाबार तटीय मैदान। इसको ऐसे अगर पढ़ने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिंपल हम एक ऐसे बना दे रहे हैं, यहाँ से इसको कवर कर लीजिए। सबसे ऊपर में आपको मिलेगा क्या, तो वो है आपका कच्छ का रण। रुकिए ज़रा सा, सबसे ऊपर मिलेगा आपका कच्छ का रण। क्या मिलेगा, कच्छ का रण। उसके नीचे आपको क्या मिलेगा, तो उसके नीचे जो है वो आपको मिलेगा काठियावाड़ का प्लेन। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, काठियावाड़ का प्लेन। उसके बाद नीचे देखिएगा दमन, तो दमन से लेकर गोवा तक है आपको मिलेगा, दमन से गोवा तक जो है वो आपको मिलेगा कोंकण तटीय मैदान। तो ऊपर में दमन, नीचे में आपका गोवा, तो इन दोनों के बीच में आपका मिलेगा कोंकण तटीय प्रदेश। उसके बाद गोवा, यहाँ पे मान लीजिए ये गोवा है। फिर गोवा से लेकर मैंगलोर तक, न्यू मैंगलोर तक का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मिलेगा कन्नड़ तटीय मैदान। तो यहाँ गोवा से लेकर जो है न्यू मैंगलोर तक आपको कन्नड़ तटीय मैदान मिलेगा। फिर आपका न्यू मैंगलोर से नीचे में देखिएगा तो एक क्षेत्र आता है आपका कन्याकुमारी। क्या मिलता है, कन्याकुमारी। और इस कन्याकुमारी, तो न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम लोग मालाबार तटीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तो मालाबार तटीय क्षेत्र। बस यहाँ तक आपको याद रखना है, बस आप फिर कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। तो ऊपर में देखिए हम लोग, सबसे ऊपर आपका कच्छ का रण है, उसके नीचे क्या है, तो काठियावाड़ प्रदेश है। काठियावाड़ जो है मैदानी तटीय मैदान है। उसके नीचे आपका क्या है, तो आपका कोंकण तटीय मैदान है। उसके नीचे आपका जो है वो कन्नड़ तटीय मैदान है। उसके नीचे जो है आपका मालाबार तट है। तो जो है आपका पश्चिमी तटीय मैदान में आपका जो है 3, 2, 5 नाम याद रखना है। कच्छ का रण, काठियावाड़ रण तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान, कन्नड़ तटीय मैदान और आपका मालाबार तटीय मैदान। तो ये जो पांचों किधर है, आपका पश्चिमी तटीय मैदान में है। और पांचों का सीरीज जो है वो याद रखिएगा, पांचों का नाम। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इधर,
तो इधर जो है वो आपका 4 ठो देखने को मिलता है। सबसे ऊपर में आपका उत्तरी सरकार, ये ऐसे सीरीज ही पूछेगा कि इसका सीरीज ऊपर से नीचे का कौन कौन है सो, इसलिए इसको ऐसे याद कीजिए। सबसे ऊपर में आपका उत्तरी सरकार, उसके नीचे आपका काकीनाडा तटीय मैदान, उसके नीचे कोरोमंडल तटीय मैदान, और नीचे में आपका तो कन्याकुमारी यहाँ पे था ही। ठीक है, तो इधर आपका 5 ठो नाम, इधर आपका जो है 4 क्या, इधर आपका 3 ठो नाम याद रखिएगा। ठीक है ना, कैसे कैसे आप बोले हैं एक बार आप देख लीजिए। सबसे पहले जो है आपका कच्छ का रण है, उसके नीचे देखिएगा तो आपका काठियावाड़ तटीय मैदान है, उसके नीचे देखिएगा तो कन्नड़ तटीय मैदान है, उसके नीचे देखिएगा तो आप पाइएगा कि जो है कन्नड़ तटीय मैदान के नीचे देखिएगा तो आपका सॉरी फिर से बता रहे हैं हम। सबसे ऊपर देखिएगा तो आपका कच्छ का रण है, उसके नीचे देखिएगा तो काठियावाड़ तटीय प्लेन है। ठीक है, उसके नीचे देखिएगा तो कोंकण तटीय मैदान है, उसके नीचे देखिएगा तो कन्नड़ तटीय मैदान है, उसके नीचे जो है आपका मालाबार तटीय मैदान है। तो पश्चिमी तटीय मैदान में आपका 5 ठो हो गया, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में आपका 5 गो मैदान हो गया। उसके बाद पूर्वी तटीय क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 3 गो याद रखना है। सबसे ऊपर में तो आपका उत्तरी सरकार हो गया, उसके नीचे आइएगा थोड़ा सा गोवा के समकक्ष में तो आप पाइएगा काकीनाडा तटीय मैदान मिलेगा। क्या मिलेगा, तो काकीनाडा तटीय मैदान मिलेगा। उसके नीचे आइएगा आप तो न्यू मैंगलोर के जस्ट सामने में ही आपको जो है वो कोरोमंडल तटीय मैदान मिलेगा। तो कोरोमंडल, काकीनाडा, उसके ऊपर उत्तरी सरकार। सबसे इधर देखिए ऊपर में उत्तरी सरकार, उसके नीचे काकीनाडा तटीय मैदान, उसके नीचे जो है वो आपका ये कोरोमंडल तटीय मैदान देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इधर तीनों याद रखिएगा आप, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए 2 गो वर्ड जान लीजिए, एक होता है निमज्जित तट क्या होता है और एक होता है उम्मज्जित तट। तो निमज्जित तट जो है वो क्या, इसका अर्थ होता है डूब जाना, और उम्मज्जित तट का अर्थ होता है बाहर निकलना। तो उम्मज्जित तट मतलब बाहर निकलना और निमज्जित तट यानी कि डूब जाना। निमज्जित तट के बारे में बताया जा रहा है कि भ्रंशन क्रिया से जब जल में डूब जाते हैं, तो भ्रंशन क्रिया वगैरह होता है ना, तो उस क्रिया के कारण जब कोई तट जो है वो जल में डूब जाता है उसको बोलते हैं निमज्जित तट। और एक होता है आपका उम्मज्जित तट, तो संपीड़न अथवा प्लेटों के अभिसरण से कोई भी क्षेत्र जल से बाहर आ जाता है। ठीक ना, अगर जल में डूब गया तो उसको बोलते हैं निमज्जित तट, और कोई क्षेत्र जो है कोई वो जल से बाहर आ गया उसको बोलते हैं उम्मज्जित तट। बस यहाँ तक जानना। निमज्जित कैसे होता है, तो भ्रंशन क्रिया के कारण वो जल में डूब जाता है। और उम्मज्जित तट कैसे होता है, तो संपीड़न अथवा प्लेटों के अभिसरण के कारण वो जल से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, ये क्यों बताएं आप भैया, तो ये इसलिए बताए हैं कि जो निमज्जित तट है, तो बताया जाता है कि पश्चिमी जो तट है ये ऐसे ऐसे है, तो ये वाला जो पश्चिमी तट है ये आपका पूरा ये क्या है, निमज्जित है, जबकि जो पूर्वी तट है जो आपका वो पूरी तरीके से उम्मज्जित है। ठीक है, आगे देखिए पश्चिमी तट निमज्जित गहराई भी अधिक, तो यहाँ पे बंदरगाहों की संख्या भी अधिक होगा। देखो निमज्जित मतलब पश्चिमी तट की बात करें ना, तो पश्चिमी जो तट है ना वो आपका पूरी तरीके से निमज्जित तट है। क्या है, तो निमज्जित तट है। और अगर निमज्जित तट होगा तो यहाँ पे जो है वो निमज्जित कहने का अर्थ ये जल में डूबा हुआ है, और अगर ये तट अगर जल में डूबा रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो गहराई भी ज़्यादा होगा। और जब यहाँ पे गहराई ज़्यादा होगा तो ऐसे में गहराई ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बंदरगाह वगैरह ज़्यादा मिलेगा। तो पूर्वी तट में ज़्यादा बंदरगाह मिलेगा पश्चिमी में, तो सवाल उठे आंसर मिलेगा पश्चिमी तट में ज़्यादा बंदरगाह मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका निमज्जित तट है। आगे देखिए अगर हम लोग उम्मज्जित तट की बात करें तो पूर्वी तट जो है वो उम्मज्जित तट है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पश्चिमी तट जो है वो आपका निमज्जित है, जबकि पूर्वी तट जो है वो आपका उम्मज्जित है। उम्मज्जित मतलब बाहर निकला हुआ, संपीड़न अथवा प्लेटों का विसरण से जल से बाहर निकल जाता है, जबकि निमज्जित तट जो है वो आपका भ्रंशन क्रिया के कारण वो जल में डूब जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका निमज्जित और जो है उम्मज्जित का कॉन्सेप्ट। ठीक ना, ये देखिएगा फिर से ऐसे देख लीजिए, तो यहाँ क्या पाइएगा, तो ये बार हमको इसको शॉर्ट टर्म में इसको बता देते हैं हम। तो यहाँ पे मिलेगा सबसे पहले आपको कच्छ का रण, यहाँ पे मिलेगा आपको काठियावाड़ का प्लेन, उसके नीचे मिलेगा आपको कोंकण तटीय मैदान, उसके नीचे मिलेगा आपको कन्नड़ तटीय मैदान, और नीचे में आपको सबसे नीचे में मिलेगा क्या, तो वो है आपका मालाबार तटीय मैदान। यहाँ तक याद हो गया। यहाँ पे मिलेगा आपका उत्तरी सरकार, उसके नीचे मिलेगा आपको काकीनाडा तटीय मैदान, उसके नीचे मिलेगा कोंकण तटीय मैदान, और यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है ही। अब देखिए यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे एक क्षेत्र मिलता है जिसको बोलते हैं न्यू मंगलोर,
ऊपर में एक क्षेत्र मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो गोवा बोलते हैं, इसको गोवा बोल रहे हैं। एक और यहाँ पर क्षेत्र मिला है जिसको बोलते हैं हम लोग दमन। याद हो गया। आगे देखिए, यहाँ तक तो पता हो गया। तो ऐसे याद रखिएगा, 4 को प्लस इधर आपका आता है, ठीक है ना। ये वाला यहाँ पे आपका जो है वो उत्तरी सरकार ही है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पूरा ये वाला जो क्षेत्र है आपका ये कैसा है, तो आपका ये निम मस्जिद है। यहाँ से यहाँ कैसा क्षेत्र है, तो ये आपका उम मस्जिद है। आगे देख लीजिए आप, आगे हल्का से देख लीजिए। ऐसा ऐसा जब हम लोग इसकी बात करते हैं ना, देख लीजिए ये आपका गुजरात वाला एरिया है। तो यहाँ पे एक आपको जो है यहाँ पे पर्वत श्रृंखला मिलती है, और वो जो है वो 3-4 पर्वत श्रृंखला एक ही साथ मिला हुआ है, जिसको बोलते हैं गिरनार, मांडव, वर्धा पहाड़ियाँ। तो हम जानते हैं गिर का पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी, ये सब बहुत जिक्र करते हैं। तो गिरनार, मांडव, वर्धा पहाड़ियाँ, ये सभी जो है वो आपका इस वाले क्षेत्र में है। क्या है, इस वाले क्षेत्र में आपका, ठीक है। आगे देखिए, ये जो है ये वाला इलाका जो है इसको बोलते हैं हम लोग गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, कच्छ की खाड़ी। जबकि इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं कच्छ का रन। क्या बोलते हैं, कच्छ का रन। और इस वाले रीजन को हम लोग जो यहाँ पे पानी यहाँ से आ रहा है इसको बोलते हैं खाड़ी। तो गल्फ ये कच्छ की खाड़ी, क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखिए ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी जल जा रहा है, तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं खंबात की खाड़ी। यहाँ बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, यहाँ बोलते हैं खंबात की खाड़ी। यहाँ गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ। समझ में आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो आपका ये तट मिल रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, तो इस वाले तट को बोलते हैं, इस वाले तट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको काठियावाड़ तटीय मैदान, ठीक है। तो ये मैप में दिखाया गया है। ऊपर है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, यानी कि कच्छ की खाड़ी। उसके नीचे ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्लेन। क्या बोलते हैं, काठियावाड़ कोस्टल प्लेन। इसका निर्माण कैसे हुआ, तो आपका रिवर्स, क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स फ्रॉम, अच्छा रिवर्स कमिंग, यहाँ कमिंग है, सॉरी। तो रिवर्स कमिंग फ्रॉम गिरनार, मांडव, वर्धा हिल्स ऑफ काठियावाड़ पेनिनसुला। इसको बोलते हैं, ये जो आपका ये सभी पर्वत जो है वो आपका काठियावाड़ पेनिनसुला यानी काठियावाड़ प्रायद्वीप में ये फैला हुआ है। इसमें तो ये आपका काठियावाड़ प्रायद्वीप में ये जो है वो फैला हुआ है। तो यहाँ से गिरनार, मांडव और वर्धा पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ियों से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, और ये जो नदियाँ हैं यहाँ से निर्माण करती किसका, तो इसका निर्माण करती है काठियावाड़ प्लेन का, ठीक है ना। अब इधर से देखिए ये आपका दक्षिण पश्चिम जो है मानसून इधर से प्रवेश कर रही है, जा रही है। ये पूरा जल वाला क्षेत्र है। नीचे ये है आपका खंबात की खाड़ी, ऊपर में आपका जो है वो कच्छ की खाड़ी है। ये वाला क्षेत्र जो है वो आपका काठियावाड़ प्लेन है, जो और इधर देखिएगा आप तो काठियावाड़ प्रायद्वीपीय है। और यहाँ से जो है वो आपका गिरनार, मांडव, वर्धा ये सभी पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग तटीय मैदान के बारे में पढ़ लिए हम लोग। अब तटीय मैदान के बारे में हल्का हल्का पॉइंट देखते हैं कि यार ये कोंकण कहाँ से कहाँ तक है, काठियावाड़ तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है। तो इन सभी के बारे में पढ़ना होगा हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में देखिए कच्छ का रण है, और कच्छ का रण कहाँ पे है, तो आपका सबसे ऊपर में है। उसके नीचे में देखिएगा तो कच्छ के रण के जस्ट नीचे में देखिएगा तो आपको मिलता है कच्छ की खाड़ी भी मिलता है। और कच्छ की खाड़ी के नीचे आइएगा तो आपका जो है वो काठियावाड़ तटीय मैदान मिलता है। और काठियावाड़ तटीय मैदान की अगर बात करें तो उसका निर्माण कैसे हो रहा है काठियावाड़ तटीय मैदान का, तो उसका निर्माण जो है वो आपका गिरनार, मांडव और वर्धा पहाड़ियों से जो भी नदियाँ आ रही है, जो कि यानी कि जो काठियावाड़ प्रायद्वीप से आ रही है, उसके कारण ये काठियावाड़ जो है कोस्टल प्लेन यानी काठियावाड़ तटीय मैदान का निर्माण हो रहा है। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए हैं। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। तो काठियावाड़ तटीय मैदान के बारे में आपको पता हो ही गया है कि काठियावाड़ जो तटीय मैदान है वो गिरनार, मांडव, वर्धा पहाड़ियों के द्वारा जो आ रही है वहाँ से नदियाँ, इनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। अब हम लोग जो है इसके बाद कोंकण तटीय मैदान की बात करते हैं।
और ये जो कोंकण तटीय मैदान है ये आपका दमन से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। अभी आपको बताया गया था कि दमन से गोवा तक कोंकण तटीय मैदान, फिर गोवा से न्यू मैंगलोर तक कन्नड़ तटीय मैदान, फिर न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तटीय मैदान, ये हम लोग तीनों देखे थे। तो देखिए दमन से गोवा तक वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं कोंकण तटीय मैदान। और यहाँ पे अगर राज्यों की बात कीजिएगा तो यहाँ पे दो गो राज्य आएंगे, एक आपका महाराष्ट्र और एक है आपका गोवा। तो महाराष्ट्र और गोवा इन दोनों का जो है क्षेत्र वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, महाराष्ट्र और गोवा के, इसको बोलते हैं हम लोग कोंकण तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कन्नड़ तटीय मैदान। तो आपको शुरू में बताया गया सबसे ऊपर कच्छ का रण, उसके नीचे देखिए काठियावाड़ तटीय मैदान। काठियावाड़ तटीय मैदान का निर्माण कैसे हो रहा था, तो आपका गिरनार मांडव वर्धा पहाड़ियों के द्वारा जो वहाँ से निकल रही नदियों के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। और इसके बाद देखते हैं हम लोग जो है ऊपर में, सबसे पहले ऊपर में देखें कच्छ का रण, कच्छ का रण के नीचे हल्का देखते हैं कच्छ की खाड़ी। उसके बाद देखते हैं काठियावाड़ का तटीय मैदान, काठियावाड़ तटीय मैदान के जस्ट नीचे में देखते हैं हम लोग खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी के बाद आपका दमन वाला क्षेत्र आता है। उसके बाद दमन से गोवा तक आपका कोंकण तटीय मैदान, फिर आपका गोवा से न्यू मैंगलोर तक कन्नड़ तटीय मैदान, फिर न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तटीय मैदान। ये आपका पश्चिमी जो है तटीय मैदान कंप्लीट। तो जो आपका देखिए कन्नड़ तटीय मैदान के बारे में, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपका जो है वो गोवा से न्यू मैंगलोर तक है, गोवा से न्यू मैंगलोर तक है। अगर इसमें राज्य की बात कीजिए तो कर्नाटक राज्य का इसमें तटीय मैदान आता है। तो जैसे हम लोग देखे थे कोंकण तटीय मैदान में, तो इसमें आपका महाराष्ट्र भी आ रहा है, गोवा भी आ रहा है, लेकिन कन्नड़ तटीय मैदान में केवल और केवल जो है वो आपका कर्नाटक राज्य आएगा। और ये आपका गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक फैला हुआ जानते हैं, लेकिन इसमें कर्नाटक राज्य का ही तटीय मैदान आएगा। यहाँ पे देखिएगा तो इसका चौड़ाई जो है बहुत कम है, यानी कि न्यूनतम चौड़ाई है इसका, मिनिमम विड्थ। इसके अलावा देखिए तो कन्नड़ तटीय मैदान के बाद आता है आपका मालाबार तटीय मैदान, जो कि न्यू मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है, तो न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। और अगर इसमें स्टेट की बात कीजिएगा तो इसमें केवल और केवल केरल का राज्य इसमें आएगा। और ये मालाबार रेत है, यानी कि यहाँ पे जो है वो सैंड मिलता है, जो कि मोनोजाइट जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक ना, तो मालाबार तटीय मैदान में जो है वो आपका सैंड यानी कि मोनोजाइट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिए मोनोजाइट जो है वो आपका थोरियम का ही अयस्क है, यानी कि और है। आगे देखिए मालाबार तट में सर्वाधिक कयाल पाए जाते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा कयाल की बात करें तो वो किस तट में मिलते हैं, तो आपका मालाबार तट में। भारत में सबसे ज़्यादा बैक वाटर्स यानी कि पार्श्व जल, जो कि लैगून झील का एग्जाम्पल है, इसी तट पे ही पाया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका बैक वाटर्स कहाँ पे मिलता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बैक वाटर्स यानी कि पश्च जल वो आपका जो है वो इसी तट में यानी कि मालाबार तट में ही देखने को मिलता है। और जो आपका पार्श्व जल है यानी कि बैक वाटर, वो लैगून झील का ही एग्जाम्पल है। और इसी को हम लोग स्थानीय भाषा में जो है वो क्याल कहते हैं, कयाल। तो हम लोग ये भी बोले थे ना कि कयाल जो है सबसे ज़्यादा आपका तटीय मैदान में मिलेगा, खास करके जो है वो आपका मालाबार तटीय मैदान में कयाल मिलता है। ठीक ना, आगे देखिए अगर कयाल देखिएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जांपल देख लीजिएगा, बहुत सारा कुछ एग्जांपल, जैसे कि आपका वेबनाड है, फिर आपका पुनमदा है, फिर आपका अष्टयमुडी है। वेबनाड जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है वेबनाड। और अगर हम लोग पुनमदा की बात करें तो यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी प्रतिवर्ष होती है, यानी कि ये आपका बोट का रेस होता है यहाँ पे, बोट रेसिंग। और इसे जो है वो वल्लमकल्ली वल्लमकल्ली कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो वल्लमकल्ली कहते हैं। तो हम लोग बात किए कर रहे थे अभी मालाबार तट की, कि मालाबार तट में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो आपका कयाल मिलता है, कयाल पाए जाते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जो बैक वाटर्स है यानी कि पश्च जल, जिसको हम लोग लैगिन भाषा में, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में हम लोग कयाल कहते हैं, और जो बैक वाटर्स है पश्च जल वो आपका लैगून झील का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, और ये जो आपका बैक वाटर्स है इसको हम लोग स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बैक वाटर, बहुत सारे कयाल देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका वेबनाड हो गया, पुनमदा हो गया और अष्टयमुडी। वेबनाड जो है वो भारत की सबसे लंबी झील है, और पुनमदा जो है यहाँ पे हर साल नेहरू ट्रॉफी किया जाता है प्रतिवर्ष, और यहाँ पे बोट का रेसिंग करवाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वल्लमकल्ली। क्या कहते हैं, तो वल्लमकल्ली। तो मालाबार तटीय मैदान के बारे में थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का डिटेल से जानना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद देखिए ऊपर में हम लोग छोड़ दिए थे कि कच्छ का रण किसको कहते हैं। तो कच्छ का रण के बारे में देख लीजिए कि यह एक दलदली क्षेत्र है, यानी कि मार्शी लैंड है। मार्शी लैंड किसको कहते हैं, यहाँ पे जो है सालों भर जो है नमी बनी रहती है। आगे देखिए कच्छ का रण के बारे में, इसी में आकर गिरती यानी कि फॉल्स होती है बहुत सारी, जैसे नदियाँ की बात करें जैसे मोरबी नदी,
लूनी नदी, इन सभी की बात करते हैं। तो कच्छ के रण में ही आकर बहुत सारी नदियाँ आकर गिरती हैं, जैसे कि मोरवी नदी और लूनी नदी। हम लोग बात करते हैं लूनी नदी, मोरवी नदी, ये सभी नदियाँ जो है वो अरावली पर्वत श्रृंखला से ही ओरिजिन होती है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, कच्छ का रण जो है वो एक आपका दलदली क्षेत्र यानी कि मार्शलैंड है। क्यों है? तो यहाँ पे ज्वारीय गतिविधियाँ काफ़ी सक्रिय है। तो यहाँ पे जो ज्वारीय गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। देन यह भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र भी है। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र भी है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ज्वारीय गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो ये जो है वो ज्वारीय गतिविधियाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। देन यह भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र है। कच्छ का रण जो है वो जंगली गधे यहाँ पे कच्छ का रण में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जो आपका कच्छ का रण है, यहाँ पे जो है आपका जंगली गधे वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें रन ऑफ कच्छ, इसका अगर तट की बात करें, सबसे ऊपर में आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये मैप में बताया गया है। सबसे ऊपर में आपका जो है रन का कच्छ का रन मिलेगा, यानी कि रन ऑफ कच्छ, ये हम लोग पढ़े हैं। सबसे ऊपर में क्या है? तो रन ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ का रन है। उसके बाद जो है आपका कच्छ की खाड़ी मिलता है। उसके बाद आपका काठियावाड़ प्लेन मिलता है। उसके बाद जो है आप देखिएगा तो खंबात की खाड़ी मिलती है, ठीक है। इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं मैप में हल्का हल्का। ऊपर में ये आपका रन ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ का रन मिलता, ये कच्छ की जो है वो मतलब कि रन ऑफ कच्छ यानी कि रन ऑफ कच्छ को हिंदी में क्या कहेंगे? रन ऑफ कच्छ यानी कि कच्छ का रन मिलता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे जो है वो आपका क्या मिलता है? तो यहाँ पे मिलता है आपका कच्छ की खाड़ी। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम लोग कच्छ की खाड़ी, ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। ये वाला क्षेत्र हो, यहाँ पे पानी आ रहा है अंदर, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। यहाँ से यहाँ तक रीजन जो है इसको बोलते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीपीय, मतलब सॉरी काठियावाड़ तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तटीय मैदान। यहाँ जो पानी अंदर जा रहा है इसको यहाँ पे फिर से खाड़ी बना रहा है, इसको बोलते हैं खंबा की खाड़ी। यहाँ पे पानी अंदर जा रहा है, ये देखिए ऐसा है, ऐसा है। तो यहाँ पे जो है वो आपका कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे आपका खंबात की खाड़ी है। यहाँ पे आपका कच्छ का रण है, यहाँ पे आपका जो है वो क्या है? तो काठियावाड़ कोस्टल प्लेन है, काठियावाड़ तटीय मैदान है। यहाँ पे आपका काठियावाड़ प्रायद्वीपीय है, जहाँ पे पर्वत मिलता है, गिरनार, मांडव, वर्धा, ये सभी पहाड़ियाँ मिलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। यहाँ पे आपका है दमन। बस इतना ही पॉइंट याद रखिएगा, इससे ज़्यादा मत याद रखिएगा वरना जो है आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा। अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर ये दक्षिणी भारत की ऐसे बात करें हम लोग, तो देखिएगा सबसे ऊपर में आपका यहाँ पे सबसे ऊपर में है आपका रन का कच्छ का रन है। उसके नीचे देखिएगा तो हम लोग देखते हैं कच्छ की खाड़ी है। उसके बाद जो है आपका काठियावाड़ प्लेन है। उसके नीचे देखिएगा तो आप पाते हैं खंबात की खाड़ी है। उसके बाद आपका दमन है। उसके दमन के बाद देखिएगा तो दमन से लेकर आप देखिएगा गोवा तक तो आपका कोंकण जो है तटीय मैदान है। फिर गोवा से लेकर न्यू मैंगलोर तक आपका कन्नड़ जो है तटीय मैदान है। फिर न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक आपका मालाबार तटीय मैदान है। तो ये क्या हो गया? आपका मालाबार तटीय मैदान हो गया, ये वाला, ये आपका मालाबार तटीय मैदान हो गया। तो इधर से जो आपका दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है वो सबसे पहले मालाबार तटीय मैदान में ही क्या करती है? प्रवेश करती है। तो समर और साउथ वेस्ट मानसून जो है वो सबसे पहले आगमन कहाँ पे होता है? तो आपका मालाबार तटीय मैदान में होता है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होगी? वो आपका गर्मी में सबसे पहले वर्षा जो होगी वो आपका मालाबार तट में ही वर्षा होगी। तो इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा, मालाबार तट वाले में, ठीक है। इसके बाद अगर इस साइड देखिए हम लोग तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपका उत्तरी सरकार। इसके बाद यहाँ पे काकीनाडा तटीय मैदान, यहाँ पे देखिएगा तो कोरोमंडल तटीय मैदान है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग इसको देख लेंगे। तो आज केवल हम लोग जो है वो पश्चिमी घाट को ही कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। पूर्वी घाट को हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें कुछ इन तीनों के बारे में हल्का हल्का दिया हुआ है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जो है द्वीप समूह कल की क्लास में ही स्टार्ट कर देंगे। और द्वीप समूह में भी हम लोग जो है वो मतलब कि लक्षद्वीप के बारे में, फिर जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। और ज़्यादा नहीं है, ये 2-3 पेज ही है। तो कल भी ये हम लोग का बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हम लोग आज जो है वो तटीय प्रदेश के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग पढ़े थार का मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल से संबंधित जितना भी फैक्ट बन सका था वो हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग तटीय मैदान के बारे में देखे कि तटीय मैदान में आपका जो है एक आपका पूर्वी तटीय मैदान है, एक आपका पश्चिमी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान में आपका कच्छ का रण, फिर कच्छ की खाड़ी,
फिर हम लोग उसी में देखे काठियावाड़ का तटीय मैदान, फिर खंबात की खाड़ी, उसके बाद जो है वो हम लोग देखिए कोंकण तटीय मैदान, फिर कन्नड़ तटीय मैदान, न्यू मैंगलोर के नीचे देखिएगा तो मालाबार तटीय मैदान, वो सब जाने। पूर्वी तटीय मैदान में हम लोग उत्तरी सरकार, काकीनाडा तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, इन सभी के बारे में देखें। नीचे में आपका कन्याकुमारी है। इसके बाद देखिए कि जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान है वो आपका निमज्जित तट है, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे बंदरगाह वगैरह ज़्यादा मिलेंगे। पूर्वी तटीय मैदान जो है वो आपका मस्जिद तट है, यहाँ पे आप जो है वो गहराई बहुत कम मिलेगा। फिर हम लोग कोंकण तटीय मैदान के बारे में देखें, दमन से गोवा। फिर हम लोग जाने कि गोवा से न्यू मैंगलोर कन्नड़ तटीय मैदान, न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी आपका मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय मैदान जो है यहाँ पे आपका कयाल बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहीं पे आपका कुछ कुछ जो है वो वेबनाड, पुनमदा, अष्टईमुडी इस जैसा कुछ कुछ झील देखने को मिलता है। वेबनाड भारत की सबसे लंबी झील है। पुनमदा की बात कीजिए तो यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी होता है, यहाँ पे बोट रेसिंग होता है, वल्लक मल्ली होता है, वल्लम कल्ली, वल्लक मल्ली नहीं, वल्लम कल्ली होता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ तक देखे थे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो है पूर्वी तट हल्का सा बचा हुआ है, और पूर्वी तट को हम लोग बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर देंगे। और पूर्वी तट और फिर हम लोग जो है वो द्वीप समूह को ही कल के क्लास में हम लोग पढ़कर इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप इसको एक दो बार और देखिएगा तो वही आपका ये रिवीजन हो जाएगा और आपके दिमाग में कंटेंट्स बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस यहीं तक जो हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग जो है वो केवल क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। कल हम लोग जो है वो पूर्वी तटीय मैदान, आज हम लोग पश्चिमी तटीय मैदान और जो है ये थार मरुस्थल के बारे में पढ़े। कल हम लोग पूर्वी तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग का ये जो है भौतिक प्रदेश वाला जो टॉपिक है, 6 को भौतिक प्रदेश में हम लोग जो बांटे हैं, ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद घटना चक्र का MCQ सॉल्व करेंगे, फिर इससे आगे चल जाएंगे। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।